स्वागत दोस्तों, अगर चैनल से दिखा के साथ में चलेंगे। सबसे पहले सबसे आपको बताएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के निर्मम हत्या के मामले को लेकर पूरी तरीके से राहुल गांधी भड़क गए हैं। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी ने मंत्री को भी भेजा है मृतक के परिवार से मुलाकात करने के लिए। बताएंगे किस तरीके से पूरे बंगाल के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जोरदार तरीके से एग्रेसिव हो गए हैं। दोस्तों, और यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन पार्टी के मंत्री को भेजा गया है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। और अचानक से गुजरात के चुनाव के बीच में कैसे टीएमसी और बीजेपी के बीच में सांठगांठ की खबर सामने आ रही है। दोस्तों, बताएंगे क्या है डिटेल में पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी ने उपराष्ट्रपति को लिखा है पत्र। दोस्तों, 7 के 7 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है मांग। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर आज कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता 1 बजे आने वाले हैं। दोस्तों, बताएंगे क्या बड़े खुलासे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी की क्या है रणनीति, और इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी का गुस्सा होना पूरी तरीके से जायज है और एक एक कार्यकर्ता के साथ राहुल गांधी का खड़ा रहना साफ तौर पर बताता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की चुनावी हत्या के मामले को लेकर कड़ी आलोचना की है। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर देवदीप पर हमले का आरोप लगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई सारे सीसीटीवी के फुटेज भी चल रहे हैं। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी के चुनाव के बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों के द्वारा की गई नृशंस हत्या के मामले को लेकर शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी पूरी गहरी संवेदनाएं हैं। और पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं है, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है और वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मिटाना, मारना, यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी, ना ही कभी टिकेगी। हमने भी अपने कार्यकर्ता खोए हैं, फिर भी हम हमेशा अहिंसा और संविधान का रास्ता चुनते हैं। यही हमारी विरासत है, यही हमारा संकल्प है। मांग हमारी स्पष्ट है कि सभी दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो और कठोरात्मक सजा मिलनी चाहिए और देवदीप के परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी चाहिए और न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। साथ साथ दोस्तों, इधर राहुल गांधी ने बयान दिया, वहीं इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी के बयान देते ही कुछ देर के बाद खबर सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी सरकार के मंत्री यानी झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी अपने साथ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी साथ में लेकर मृतक के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों के हमले के बाद ये जानकारी आ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ऑब्जर्वर और झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने देवदीप के परिवार से मुलाकात करके ढांढस बंधवाया है और कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरी मदद करने का ऐलान किया गया। दोस्तों, यानी कांग्रेस पार्टी के मंत्री को राहुल गांधी के कहने पर भेजा गया और ऐसे में यह बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अपने कार्यकर्ता के साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी तरीके के चुनाव के अंदर इस तरीके की हिंसा को जायज नहीं बताया जा सकता और टीएमसी इस मामले को लेकर माफी कम से कम मांग ले, वो भी नहीं हो रहा। दोस्तों, एकदम टीएमसी भी चुप्पी साध कर बैठी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से निशाना साधा जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहना पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात के अंदर बीते दिन चुनाव करवाए गए। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि चुनाव को लेकर टीएमसी ने जो रुख अपनाया है उसे लेकर कई तरीके के सवाल उठाए गए। दरअसल दोस्तों, टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान ने गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील कर दी, जिसको लेकर एक नए तरीके का सवाल खड़ा हो गया। दोस्तों, जो अपडेट है वो ये कि यूसुफ पठान ने गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील की और ये अपील इसलिए चर्चा का विषय बन गई दोस्तों, क्योंकि पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव 29 तारीख को होने वाले। उससे पहले अगर टीएमसी का एक सांसद जो पश्चिम बंगाल से ही जीतकर आया हुआ है, दोस्तों, अगर वो बीजेपी को गुजरात में निकाय चुनाव के अंदर वोट देने की अपील कर रहा है, तो कहीं ना कहीं टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सांठगांठ को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि टीएमसी को तत्काल कोई कार्रवाई यूसुफ पठान पर करनी चाहिए, वरना माना जाएगा कि टीएमसी और बीजेपी के लोग दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद पहुंचाने में लगे पड़े हैं। जैसा राहुल गांधी बोलते हैं कि टीएमसी के कारण ही पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है, वरना जब टीएमसी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में कोई पूछने वाला नहीं था। दोस्तों, लेकिन पिछले 10 सालों में जो बीजेपी का विकास हुआ है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंतर्गत ही हुआ है और इसीलिए राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं कई तरीके की गंभीरता भी है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उपराष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को याचिका सौंपकर बीजेपी में शामिल हुए 7 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। सिंह ने कहा कि इन सदस्यों को पार्टी छोड़ना पार्टी में दल बदल कानून का एक उल्लंघन है और स्पष्ट तौर पर उल्लंघन के मामले को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। संजय सिंह के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने अधिवक्ता कपिल सिब्बल और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य सहित कई संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह ली है और आम आदमी पार्टी ने 10 राज्यसभा के सांसदों
में से राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता को राज्यसभा के सांसद से मुक्त करने का आह्वान किया गया है दोस्तों, यानी सांसदी के पोस्टर से हटाया जाए, राज्यसभा का दोबारा से चुनाव करवाया जाए, क्योंकि इन लोगों ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है दोस्तों। इस मामले को लेकर कई और तरीके के सवाल खड़े किए गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अब देखना यह होगा कि इस पर उपराष्ट्रपति के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है दोस्तों, क्योंकि मामला काफी गंभीर होता चला जा रहा है। क्योंकि एक और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन सारे सांसदों के विलय को लेकर भी प्रस्ताव दिया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी में ये सारे सांसद के विलय के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा, या आम आदमी पार्टी के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर कार्रवाई करते हुए दल बदल कानून के तहत, यानी दल बदल विरोधी कानून के उल्लंघन को माना जाएगा और इन सबको इनकी सांसदी से सस्पेंड किया जाएगा। हालांकि दोस्तों काफी कम उम्मीद है कि इस पर कोई इस तरीके का एक्शन होगा जो विपक्ष के फेवर में होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी होगी, बीजेपी ने भी कानून के सारे दांव पेच के हिसाब से ये कदम उठवाया होगा। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि इस मामले को लेकर चर्चाएं और ज्यादा तेज होने वाली है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन आज 1 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई गंभीर खुलासे करने जा रहे हैं दोस्तों। सनसनीखेज खुलासे को लेकर दावा किया गया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसका इंतजार करने के लिए लोगों से बोला जा रहा है और आज कुछ बड़े ऐलान किए जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि देखते हैं क्या बड़ा खुलासा होता है, जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पिछले दिनों दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सांसदों की एक बैठक हुई दोस्तों। इस बैठक में तय किया गया कि बसपा की तर्ज पर संभावित उम्मीदवारों का चयन करके सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रभारी घोषित कर दिए जाए। वरिष्ठ नेताओं का तर्क है कि पार्टी कम से कम 140 सीटें लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी 403 सीटों पर होनी चाहिए और सभी विधानसभा पर प्रभारी बनाना बेहतर होगा। जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। देखते हैं केंद्रीय नेतृत्व इस पर क्या फैसला लेता है। उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना मंथन करना शुरू कर दिया है दोस्तों। पार्टी में अलग अलग तरीके की रणनीति को लेकर चर्चा चल रही है। एक बात है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी 2024 वाली रणनीति में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं करेगी दोस्तों। इसे दोनों पार्टी की स्थिति पिछली बार मजबूत हुई थी और आने वाले दिनों के अंदर भी और ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने रविवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अपील की दोस्तों। इससे पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी दोस्तों। मामला असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 विदेशी पासपोर्ट और अमेरिका के अंदर 50 करोड़ रुपए 50,000 करोड़ रुपए की कंपनी के आरोप से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। पवन खेड़ा ने यह आरोप 5 अप्रैल को दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया था दोस्तों। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर FIR दर्ज करवाई थी। गुवाहाटी में पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई थी। इसके बाद मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचा और उन्होंने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था दोस्तों। और इस पर एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए तेलंगाना पहुंच गए थे और जोरदार तरीके के बहस के बीच उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया था दोस्तों। लेकिन मामला जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो देखते हैं आगे क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इससे पहले उनके बेल को रद्द करने का आदेश जारी किया गया है और अब इस मामले को चुनौती दी गई है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण से पहले चुनाव आयोग सख्त हो गया है। अधिकारियों को लेकर कई और बड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं दोस्तों। भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर एक कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं दोस्तों। आयोग ने सभी अधिकारियों से कहा है कि वो किसी भी तरीके की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और सूत्रों के अनुसार आयोग ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त, सभी उपायुक्त के साथ साथ जिले के अंदर पुलिस के जो अधीक्षक है, SP है और इसके साथ में थाने स्तर के अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है दोस्तों। 29 तारीख को वोट डाला जाएगा और 27 तारीख को आज प्रचार खत्म होने जा रहा है और उससे पहले आदेश जारी किया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर पप्पू यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। रविवार को उन्होंने बयान दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह मुलायम सिंह यादव और अमित शाह के करीबी रहे हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ उनको भाव नहीं देते, इज्जत नहीं करते, तो ये गलत बात है। पप्पू यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के दादा होंगे, नाना होंगे, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जी भी अपनी एक जगह रखते हैं, अपनी जगह के दादा है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की कृपा पर है, ब्रजभूषण शरण सिंह से बीजेपी है और बीजेपी की कृपा से ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं है। तो ये अंतर है दोनों के बीच में। जब योगी कुछ नहीं थे तब ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद थे और तब से ही उनका अपने क्षेत्र में दबदबा रहा है। पप्पू यादव ने एक बयान देकर कहीं ना कहीं ब्रजभूषण सिंह का समर्थन करते हुए मामले को और ज्यादा गर्मा दिया है दोस्तों। ब्रजभूषण शरण सिंह कुंवर सिंह विजय उत्सव के दौरान कहते हैं कि अगर किसी को लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो बस एक बार कह दे कि हमारी जरूरत नहीं है, चाहे 2027 हो या 2029 का चुनाव हो, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं है। तो बात एकदम क्लियर है दोस्तों। जिस तरीके से
में ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी को लेकर निशाना साधते हुए बयान दिया था कि अगर उन्हें लगता है कि हमारी कोई जरूरत नहीं है तो हम बता देंगे 2027 और 29 के अंदर। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को ही ये चुनौती देने वाली पूरी बात है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच में क्षत्रिय समाज का नेता बनने को लेकर आपस में काफी ज्यादा विवाद चलता रहता है दोस्तों, खींचतान चलती रहती है। और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान और जिस बीच में शंकराचार्य कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं दोस्तों, उसी बीच में एक और अपडेट ये रहती है कि सवर्ण समाज के लोग बीजेपी से नाराज है। तो ऐसे में एक नए तरीके का इक्वेशन 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बन रहा है। और पप्पू यादव ने इनकी तारीफ करके कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है कि कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर होगा दोस्तों। और पप्पू यादव से मुलाकात करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी बीते दिन पहुंचते हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर, तैयारी विपक्ष ने भी कर रखी है। साथ साथ कुछ लोग हैं जिन्हें अभी भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर जीत सकती है दोस्तों, लेकिन हकीकत यह है कि बंगाल के अंदर एक इतना बड़ा वर्ग है महिलाओं का जो एक तरफा वोट करता है ममता बनर्जी के लिए, और जहां पर महिलाओं का वोट जाता है उनको हरा पाना लगभग असंभव है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास अगर सबसे बड़ा सपोर्ट किसी का है दोस्तों तो वो किसी जाति धर्म विशेष के लोगों का नहीं है, बल्कि महिलाओं का वोट है दोस्तों। पश्चिम बंगाल जहां पर महिलाओं से जुड़ी हुई राजनीति काफी ज्यादा चर्चा में रहती है, ममता बनर्जी को महिलाएं अपनी माँ की तरह देखती है और कई महिलाएं दीदी माँ सब बोलती है। ऐसे में पत्रकार गई थी महिलाओं के बीच में पूछने के लिए कि क्या इस बार दीदी रहेंगी या फिर दीदी जाएंगी। तो इस पर आम जनता ने जो जवाब दिया है दोस्तों वो काफी दिलचस्प है। आम जनता में पत्रकार पहुंची तो पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको दीदी का काम पसंद आता है, तो महिलाओं ने कहा कि हाँ हमको दीदी का काम बहुत पसंद आता है। पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको लक्ष्मी भंडार यानी लक्ष्मी भंडार योजना 1500 रुपए महीने मिलते हैं, तो महिलाओं ने कहा कि हाँ हम सबको मिलते हैं। और पत्रकार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो आपको 3000 रुपए देने की बातें कर रही है, क्या आपको बीजेपी पर भरोसा है? महिलाओं ने कहा बिल्कुल नहीं, हम 1500 से खुश हैं, हमें सिर्फ ममता बनर्जी पर भरोसा है और ममता बनर्जी तो हमको पैसे दे रही है, आगे कोई देगा या नहीं देगा हम कैसे भरोसा करें। और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तो हमारे लिए माँ है और ममता बनर्जी को हम पूरा सपोर्ट करते हैं। महिलाओं ने साफ तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर एक बात स्पष्ट कर दी है दोस्तों कि बीजेपी के लोग चाहे जितनी ज्यादा जिस भी समाज और धर्म के लोगों को साथ में लाने की कोशिश करें, अंततोगत्वा सच्चाई यह है कि किसी भी धर्म जाति की महिला हो खुलकर ममता बनर्जी के साथ में खड़ी हो रही है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं लागू कर रखी है ममता बनर्जी ने। एक तो लकी भंडार योजना है, दूसरा कन्याश्री योजना है जिसे महिलाएं बच्चियां बहुत आगे तक पढ़ाई कर सकती है दोस्तों लोन लेकर। तो ये सारी स्कीमें हैं जो काफी ज्यादा आम जनता के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के अंदर जबरदस्त तरीके का समर्थन मिलता जा रहा है दोस्तों। ममता बनर्जी को लेकर जो अपडेट आई है वो ये कि अखिलेश यादव भी खुलकर सपोर्ट में उतर गए हैं ममता बनर्जी के, और अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि एक अकेली लड़ जाएंगी, जीतेंगी और बढ़ जाएंगी। पहले चरण में ही दीदी की सरकार की बेहद मजबूत बुनियाद बन चुकी है और दूसरे चरण में बंगाल की अस्मिता बचाने वाली दीदी की सरकार की बुलंद इमारत खड़ी हो जाएगी। दीदी है दीदी रहेगी, यानी अखिलेश यादव पूरी तरीके से दीदी का समर्थन करते हुए ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए उनकी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं दोस्तों। अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल हो या फिर तेजस्वी यादव हो और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, सबके सब मिलकर इंडिया गठबंधन की ओर से ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं दोस्तों। और ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की तीसरे मोर्चे के सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी भी कुछ एक जगह प्रचार कर रही है, यानी देखे तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से इस मामले पर ममता बनर्जी के साथ में इनडायरेक्ट तरीके से खड़ी है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया। अशोक गहलोत कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी का एक विभाग बनकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन आज जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसे हमारा लोकतंत्र तबाह हो जाएगा। वहीं पर महिला आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे पर भी बीजेपी ने सार्वजनिक बैठक बुलाना जरूरी नहीं समझा और इससे साफ होता है कि बीजेपी महिला आरक्षण देने को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और बीजेपी केवल टाइम पास कर रही है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 3 मई से गौ रक्षा के लिए यात्रा निकालने जा रहे हैं। शुरुआत गोरखपुर से होगी दोस्तों और समापन 24 जुलाई को लखनऊ के अंदर होगा और ये 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी यात्रा होगी दोस्तों। पूरी यात्रा की सुरक्षा इनकी अपनी चतुरंगी के सेना करने जा रही है और लखनऊ में समापन पर अक्षोहिणी सेना के 2,18,700 लोग शंकराचार्य की अगवानी करेंगे और मेरठ से तैयारी भी शुरू कर दी गई है दोस्तों। यानी 3 मई से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर मेरठ के अंदर पूरा एक कार्यक्रम बुलाया
बुलाया गया था और वहीं से पूरा ये स्ट्रेटजी बनाया गया है, रणनीति बनाई गई है। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद सरस्वती एक बड़ा मुद्दा सबके बीच में लेकर जाने वाले दोस्तों, खासकर सवर्ण समाज के बीच में, और वो है गौ रक्षा का मुद्दा। और भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरीके से गौ रक्षा के दावे में फेल हो चुकी है दोस्तों, और इसीलिए बीजेपी को एक्सपोज करा जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों कई तरीके के मोर्चे अब खड़े हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप देखेंगे तो सवर्ण समाज पहले से ही नाराज है। उसके बाद एक बयान आता है ब्रजभूषण शरण सिंह का दोस्तों, उसके बाद पप्पू यादव भी उस तरीके का बयान देते, तो कहीं ना कहीं सवर्ण राजनीति धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर मजबूत होती जा रही है दोस्तों। अखिलेश यादव ने भी कई तरीके के वादे किए हैं, तो बहुत कुछ होने जा रहा है दोस्तों 27 के चुनाव के मद्देनजर। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तराखंड एसटीएफ के आईजी ने एक्स को 35 सोशल मीडिया हैंडल पर लिस्ट भेजी है दोस्तों, और लिस्ट भेजकर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि केदारनाथ की यात्रा शुरू होने के बाद जो अव्यवस्था थी उस बारे में इन सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ बातें लिखी गई थी दोस्तों, जिस मामले को लेकर इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी काफी ज्यादा भड़क गए और उन्होंने एक्स सोशल मीडिया कंपनी को लिस्ट भेजा है और 35 हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें एक पोस्ट वह भी है जिसमें एक व्यक्ति के हार्ट अटैक की बातें कही गई है दोस्तों, काफी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि एक्स पोस्ट केदारनाथ धाम में हंगामा, लाठीचार्ज और धक्का मुक्की, मुस्लिम खच्चर वाले के साथ में अभद्रता के साथ साथ मोदी मोदी पुकारते बच्चे के विवाद से जुड़ा हुआ पूरा मामला है दोस्तों। ऐसे में जो अपडेट आ रही है वो ये कि कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट के नंबर दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें अजीत सिंह राठी नाम का एक व्यक्ति, उसका अकाउंट दिया गया है। ऐसे ही वॉइस ऑफ हिंदू नाम के अकाउंट के बात कही गई है, इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। जयपुर डायलॉग्स वाले पे कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये अलग अलग तरीके की रिपोर्ट छाप रहे थे, उन सब पर कार्रवाई के लिए बोला जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे दोस्तों इस पूरे मामले पर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हिंदुत्ववादी व्यक्तियों के खिलाफ जोरदार तरीके की कार्रवाइयां चल रही है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि गोवा के अंदर जाकर सेंट जाइवर फ्रांसिस के खिलाफ उल्टा बोलने के मामले को लेकर एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई है दोस्तों। हिंदू एक्टिविस्ट बताने वाले गौतम खट्टर के खिलाफ, उसके भाई को, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एफआईआर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य गोवा के अंदर दर्ज किया गया दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी शासित राज्य हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। ऐसे में जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद बीजेपी के समर्थक भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को भूल गई है, और ऐसे लोगों के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, जो लोग हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, यानी हिंदू एक्टिविस्ट कहे जाने वाले इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है दोस्तों। और गौतम खट्टर की गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी के मिनिस्टर को भी निशाने पर लिया जा रहा है, और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति को लेकर अब बीजेपी के खुद के समर्थक ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाले सांसदों की संपत्ति को लेकर भी अपडेट आई है दोस्तों। राघव चड्ढा अपने चुनावी एफिडेविट में बताते हैं कि उनके पास केवल 50 लाख रुपए हैं, जबकि संदीप पाठक बताते हैं कि केवल 25 लाख रुपए है, और अशोक मित्तल बताते हैं कि 91 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हरभजन सिंह बताते हैं कि 81 करोड़ से ज्यादा है। विक्रमजीत सिंह बताते हैं 498 करोड़ से ज्यादा है। राजेंद्र गुप्ता बताते हैं 5000 करोड़ से ज्यादा है। स्वाति मालीवाल बताती है 19.5 लाख से ज्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों राघव चड्ढा की जो लाइफ स्टाइल है, क्या आपको लगता है कि राघव चड्ढा के पास केवल 50 लाख रुपए होंगे? ऐसे में दोस्तों ये बात तो तय है कि 498 करोड़ जो विक्रमजीत सिंह के हैं और 5000 करोड़ रुपए जो राजेंद्र गुप्ता के हैं, तो ये अपना पैसा बचाने के लिए ही बीजेपी में आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनमें एक पर तो छापा भी पड़ा था अशोक मित्तल के ऊपर। साथ साथ श्री विजयपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिजल्ट आ गए हैं दोस्तों। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना जोरदार तरीके का झंडा गाड़ा है। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने टोटल 24 सीटों में से 10 सीटें जीती है दोस्तों। बीजेपी को यहां पर 10 सीटें मिली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि टीडीपी को 2 और डीएमके को 1 और इंडिपेंडेंट को 1 मिला है। यानी कांग्रेस पार्टी का मेयर यहां पर 13 वोटों के साथ में सरकार बना रहा है। यानी इंडिपेंडेंट का भी सपोर्ट मिला है, डीएमके का सपोर्ट भी मिला है दोस्तों। टीडीपी ने भी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का मेयर बना दिया है, जो एक बड़ी बात है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे करके लगातार समर्थन मिलता जा रहा है दोस्तों। अंडमान निकोबार के अंदर राहुल गांधी गए थे, और ये खबर सामने आती है, दोनों खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इससे पता चल रहा है कि काफी मजबूत होती जा रही है पार्टी दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के बनगांव और हुगली के हरिपाल में रैली की दोस्तों। उन्होंने बनगांव में कहा कि पहले फेज के मतदान में टीएमसी का घमंड टूट चुका है। कहते हैं कि मां माटी
मानुस का नारा दिया था तृणमूल कांग्रेस ने, लेकिन ये नारे से एकदम इतर कुछ और काम करते हैं। और इसके बाद आरोप लगाया गया कि मां माटी मानुस की जगह यहाँ पर सिंडिकेट चल रहा है और घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, मानुस को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से गंभीर आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी का दावा है कि पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है और तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर जा चुकी है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ अन्ना हजारे ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल निशाना साधा है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल को लेकर अन्ना हजारे कह रहे हैं कि मुझे पहले से ही शक था कि कुछ ना कुछ गलत है। दोस्तों अन्ना हजारे अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल में निशाना साध रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अन्ना हजारे अभी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार चल रही है तो एक भी मुद्दे को लेकर आंदोलन करने के लिए दिल्ली क्यों नहीं आते? क्योंकि सबको पता है कि अन्ना हजारे की जो पहले छवि थी कि वो भ्रष्टाचार के विरोध में है, लेकिन हकीकत यह है कि अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के विरोध में नहीं बल्कि कांग्रेस के विरोध में खड़े थे। दोस्तों और हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी जैसे ही सरकार से गई, अन्ना हजारे जाकर रालेगढ़ सिद्धि यानी अपने गांव में जाकर बैठ गए। दोस्तों चुप्पी साध कर बैठ गए और अब उनकी कोई रैली कोई रोड शो कुछ भी नहीं होता। दोस्तों बीजेपी के खिलाफ बयान तक नहीं देते। तो इसे पता चल चुका है कि ये पूरी तरीके से अन्ना हजारे एक्सपोज हो चुके हैं और इसे ज्यादा अन्ना हजारे से कुछ और उम्मीद नहीं की जा सकती। दोस्तों और अब वो चाहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोले या किसी के खिलाफ भी कुछ बोले, हकीकत यह है कि अन्ना हजारे शक्तिमान की तरह है, यानी मुकेश खन्ना की तरह है, जो कैरेक्टर से बाहर निकलते ही नहीं। दोस्तों हमेशा इन्हें लेकर सवाल उठते ही रहते हैं। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट सामने आती है राघव चड्ढा से जुड़ी हुई, जहां पर राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे दोस्तों और पार्टी छोड़ने वाले थे तो इनके लगभग 15 मिलियन फॉलोवर थे दोस्तों, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर ही घटकर 12 मिलियन के आसपास रह गए। यानी बड़ी संख्या में लोग इनको छोड़कर खासकर अनफॉलो कर करके सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अब ये भाजपाई हो चुके हैं, अब इनकी कोई क्या ही सुनेगा और फिर ये उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इस पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।